देखिए रिएक्शन विद अल्कलीज क्या रहते हैं ग्रुप 13 और 14 के। अल्कलीज से मेनली हमारा मतलब क्या रहता है, एक्वस मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। इसमें क्या क्या लेते हैं हम लोग, एक तो कास्टिक सोडा जो एक्वस NaOH, कास्टिक पोटास एक्वस KOH, इसके अलावा लाइम वाटर और बरेटा वाटर। लाइम वाटर किसको बोलते हो, पानी में अगर हम CaOH घोल दें, CaOH होल ट्वाइस को घोल देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। और बरेटा वाटर क्या होता है, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला जाए। तो दरअसल इनमें क्या रहा करता है कि बोरॉन हो या एल्यूमिनियम हो, है ना, इनका रिएक्शन एक जैसा ही है। आप जैसे यहां पर लेंगे एक्वस NaOH, तब तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, NaBO2 प्लस हाइड्रोजन। और अगर आपने कहीं मोल्टन लिया इसको तो फिर यहां पे बनता है Na3BO3 प्लस हाइड्रोजन। सेम यही चीज है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी उसका यही तरीका है, ठीक है। ऐसे ही गैलियम इंडियम तो क्या है, इसमें रिएक्ट नहीं करते एक्चुअली। गैलियम रिएक्ट करेगा लेकिन बाकी जो दोनों होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। तो याद रखें, एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों का सेम तरीका है जैसे बोरॉन रिएक्ट कर रहा है। और जो हमारे पास इंडियम और थैलियम ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ग्रुप 14 में आ जाओ, कार्बन रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर अपन ने क्या किया, सिलिकॉन के साथ अगर इसको हीट किया गया, इसे अगर फ्यूज किया गया, यहां इतना गर्म किया गया कि ये मेल्ट हो गए, तो यहां हमें जो मिलता है वो Na2SiO3 है। मेन हमारा जो रिएक्शन जो इंटरेस्ट रहता है वो एक्चुअली है टिन और लेड में। तो टिन और लेड के रिएक्शन जरा समझो ध्यान से। यहां पर E हमारा टिन या लेड, इसको जब हम लोग एक्वस NaOH के साथ गर्म करेंगे तो दरअसल यहां पे क्या बना करता है, EOH होल ट्वाइस, ये व्हाइट PPT होगा। और अगर एक्सेस में मिला दिया जाए और ज्यादा लिया जाए इसको, तो फिर ये घुल जाता है। और ये घुल क्यों जाता है, क्योंकि ये इस तरह का एक कंपाउंड बनता है ना। जैसे अगर ये टिन होता तो NaSnO2 ये बनता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम स्टेनाइट। इसका एक लूज कॉम्प्लेक्स भी कई बार लिखा जाता है, ऐसे किताबों में ये भी एक लिखने का तरीका है। ये अनस्टेबल होता है। इसी तरह से अगर लेड लेते आप तो ये बनेगा, ये व्हाइट PPT तो ये था PbOH, ये क्लियर सोल्यूशन रहता है। इसे हम पढ़ते हैं प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट। इस चीज का ध्यान रखें आप इसमें, है ना। तो जब भी कभी रिएक्ट कराएं तो इनको ध्यान दें आप, क्या क्या चीजें रहती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी जो एलिमेंट्स की थी ग्रुप 13 और 14 की, वो मेन यहां पूरी हो जाती है। एग्जाम में जो ज्यादातर पूछताछ करते हैं वो इन्हीं में किया जाता है। अभी जो आपने थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ अपन क्वेश्चंस करते हैं। पहला इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट और एलिमेंट्स डज और डू नॉट फॉर्म स्टेबल मोनोऑक्साइड। इसमें अपने को ढूंढना है कि जब उन्हें कौन कौन से हैं जिनके मोनोऑक्साइड स्टेबल नहीं होते। देखो, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, लेड। आप पॉज करके इसे ट्राई करो, जितना पढ़ा है उसके हिसाब से दिमाग लगाओ। अब इसका आंसर देखो क्या होगा इस केस में। बोरॉन के केस में क्या बनता है, B2O3, तो इसका मतलब एक आंसर तो ये हुआ कि इसमें नहीं बनेगा। कार्बन में तुम्हें क्या है इस केस में, इसमें तुम्हें याद होगा मोनोऑक्साइड बनता है, मैंने वर्ड बोला स्टेबल मोनोऑक्साइड। सिलिकॉन तुम्हें याद होगा इकलौता ग्रुप 14 में होता है जो मोनोऑक्साइड बनता है लेकिन अनस्टेबल होता है। गैलियम ये नहीं बनाएगा, है ना, ये वही अगेन ग्रुप 13 का है, लेड में बनेगा, है ना। अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड इज कोवेलेंट। जनरली क्या होते हैं, जो मेटल के फ्लोराइड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। ये मेटल के फ्लोराइड जो रहते हैं वो आयनिक होते हैं।
कोवेलेंट जो है बहुत कम मिलते हैं। कौन सा रहता है? एक BF2। तो चलिए यहां पर अपन दिमाग लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड अपने को बताना है, इसमें से कोवेलेंट कौन है। वन और मोर हो सकता है। इसे पॉज करें और सॉल्व करें। देखिए इसका आंसर, सबसे पहली चीज यहां पर अपने पास क्या रहता है, ग्रुप अगर मैं 13 की बात करूं तो जो बोरॉन है, बोरॉन के कभी भी बाइनरी कंपाउंड आयनिक नहीं होते। तो एक तो ये कोवेलेंट, दूसरा आप ग्रुप 14 में आ जाओ, ये दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, है ना, तो ये भी यही बनाएगा। सिलिकॉन के जो कंपाउंड बनते हैं याद होगा मेटेलॉइड है, उससे भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है। तो ये भी हमारा आयनिक नहीं है, ये क्या है? कोवेलेंट है। और एक और अच्छे से याद रखा करो, यहां पर अगर BF2 कभी दिया जाए ये भी कोवेलेंट होता है ना, ध्यान रखना, ये मेटल का फ्लोराइड है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl एज वेल एज कंसंट्रेट HCl। ठीक, पॉज करके इसको ट्राई करो अभी जो पढ़ा है उसके हिसाब से। तो आपको अगर याद हो, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करते। लेड जो होता है ये डाइल्यूट में घुलता है, पर ना तो ये कंसंट्रेट HCl में घुलता है, ना कंसंट्रेट H2SO4 में, ना ही कंसंट्रेट ये। तो बचा कौन? टिन। टिन इकलौता ऐसा है इनमें से जो डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेट HCl दोनों में घुलेगा, है ना। तो ये इसके अंदर ध्यान रखें इसमें। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन ये करते हैं, आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स विद विच द बोरॉन रिएक्ट्स टू गिव द B2O3 ऑन हीटिंग। चलिए इनको अपन ढूंढते हैं, क्या रहेगा इस केस में। पॉज करें और उसको ट्राई करें। बोरॉन के भी रिएक्शन आपको लिखाए थे ना मैंने, उनसे अपने को इसे ढूंढना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा इस केस में। ये तो आसानी से आइडेंटिफाई हो गया होगा कि बोरॉन अगर O2 से रिएक्ट कराओगे तो B2O3, तो एक आंसर तो ये हुआ। दूसरा, एयर में O2 और N2 दोनों होते हैं, तो B2O3 भी बनेगा और बोरॉन नाइट्राइड भी। जब आप कंसंट्रेट HNO3 लेते हो तो बोरॉन किस में कन्वर्ट होता है? बोरिक एसिड में, साथ में NO2 गैस रिलीज होगी, तो ये नहीं आएगा। स्टीम जब पास कराओगे तो B2O3 और साथ में हाइड्रोजन बनता है। NaOH के साथ जब कराओगे तो क्या बनेगा? NaBO2 प्लस हाइड्रोजन, तो यहां नहीं मिलेगा। CO2 या SiO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां भी B2O3 बनेगा। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, आइडेंटिफाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसमें ऑप्शन दिया गया आपको, तो ये अपने पास इस तरह से है ये सब। ये आपको ढेर सारे ऑक्साइड्स दे दिए गए और इनमें आपसे कहा गया एम्फोटेरिक ढूंढना है ना। तो पॉज करके इसे ढूंढने की कोशिश करो। देखो क्या रहा करता है, इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका ध्यान रखा करो। एम्फोटेरिक जो रहा करते हैं ना, वो कौन कौन से हैं? वो होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ BAl, Zn, Cr, Pb, ये जो रहा करते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। एग्जाम में वो ये भी कह सकते हैं, बताओ इसमें से कौन से ऑक्साइड हैं जो एसिड में भी घुलते हैं और अल्कली में भी घुलते हैं। वो इन क्वेश्चंस को ऐसे भी पुटअप कर सकते हैं तुम्हारे सामने। तो यहां पर क्या रहा करता है, इसको ऐसे याद रखो। अब होता क्या है कि जैसे कभी नहीं होता, आपने देखा होगा रास्ते में गाय या बैल है ना, उसने कहीं उठा के सींग से फेंक दिया अपने को। यहां पर क्या रहता है, तो कई बार जो उस तरह के रहती इंसिडेंट उनसे इसको रिलेट कर सकते हो। देखो क्या बना, बैल गाय जानबूझ कर सींग से पटक कर बैठ जाते हैं,
आराम से इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो। मैं रिलेट कर देता हूं वापस। क्या बना? बैल, गाय जानबूझ कर, सींग से पटक कर बैठ जाता है। गाय या बैल के सींग कितने होते हैं? 2। तो आप इसे याद रखो, ये एम्फोटेरिक। ठीक है, अब इस तरफ आ जाओ, तो इससे रिलेट करना शुरू करो। देखो कौन कौन है। एक तो बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ठीक, गैलियम, टिन और लेड के सभी जो बनाते हो ना, ये सभी आ जाएंगे। इनमें से और कोई नहीं है। ये एसिडिक है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है ना। तो ये ध्यान रखें, ये हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ जितना अपन ने पढ़ा ये उनसे रिलेट किया जा सकता है। देखिए बच्चों, B2O3 क्या है? बोरिक एनहाइड्राइड। इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ बोरिक एसिड। पूरा का पूरा एग्जैक्ट जो प्रोसेस रहता है वो ये है, जैसे ही बोरिक एसिड को अपन 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो इससे वाटर हटेगा। इसका पूरा नाम याद होगा, क्या बोलते हो अपन? आर्थो बोरिक एसिड। क्या रहता है कि जो एसिड्स का नाम आर्थो से स्टार्ट होता है, जब आप हीट करो, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर हटे तब तो हम पायरो एसिड बोलेंगे जो बनेगा, और अगर इसके एक मॉलिक्यूल से एक वाटर हटे तो हम इसको कहते हैं मेटा एसिड। इससे एक वाटर हटाओगे तो यहां क्या बचेगा? यहां ये, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड। अब आ जाते हैं, अगर इसको फर्दर हीट करें तो इसके 4 मॉलिक्यूल से एक वाटर हटेगा, तो आप इनके आगे भी सबके 4 कर देते हैं अपन। 4 मॉलिक्यूल से एक वाटर हटाओ तो 4H से 2H तो गए, बचे कितने? 2। B कितने हो गए? 4। O हमारे 8 थे, उसमें से एक कम हो गया तो ये आ गया। इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं टेट्राबोरिक एसिड। अब शायद आप लोगों को याद आ रहा हो, बोरेक्स। बोरेक्स क्या लेते थे? Na2B4O7। तो एक्चुअली इसी का सोडियम सॉल्ट जो होता है टेट्राबोरिक एसिड का, वही बोरेक्स है। रेड हीट करेंगे तो फिर ये वाटर हट जाएगा और यहां पर हमें मिल जाएगा बोरिक एनहाइड्राइड। तो एक्चुअली बोरिक एनहाइड्राइड जो प्रिपेयर करने का मेन रहता है ना, ये प्रोसेस है। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या रहता है इसमें? ये क्या है? एसिडिक नेचर है B2O3 का। अब यहां पर क्या रहता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। कल को कोई पूछे कि तुमसे कि बताओ क्या ये बेसिक नेचर भी शो करता है, तो जवाब है हाँ, बशर्ते क्या हो, इससे भी ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड से इसको रिएक्ट कराओ। जैसे यहां पर अपन इसको लेते हैं B2O3 और P2O5 या P4O10 बोलो यहां। अब इसको अगर अपन हीट करें तो दरअसल यहां ये बनता है बोरॉन फॉस्फेट। अब यहां एग्जैक्टली क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है देखा होगा ये पूरा यहां ट्रांसफर हुआ, यहां पर क्या है, ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, ये एसिडिक। तो ये हमारे लिए एक स्पेशल रिएक्शन है। अब आ जाते हैं कि ये एसिडिक के जैसा कहां करेगा, अगर अपन कभी भी इसको मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं, जैसे CuO, B2O3, और इनको अगर कभी हीट करें तो ये मेटाबोरेट्स में बदल जाते हैं एक्चुअली। इसको पढ़ोगे कॉपर, या ज्यादा अच्छे से बोलना चाहो तो इसको बोलो क्यूप्रिक मेटाबोरेट। ये ब्लू कलर का होता है मास एक्चुअली। एक टेस्ट आप पढ़ेंगे बोरेक्स बीट टेस्ट, वहां ये चीजें मिलती हैं। अभी अपन देखते हैं उसको। तो CuO के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो ये आ जाता है इसमें। ऐसे ही अगर अपन इस पे रिएक्ट कराएं तो ये आ जाएगा फेरिक मेटाबोरेट। ये ब्राउन येलो करीब रहा करता है इसमें। तो इसमें क्या होगा, इसका स्वभाव एसिडिक है और ये यहां पे बेसिक है।
एक इसका रिएक्शन अपने और जो काम का रहता है वो ये है इसके अंदर कि अगर B2O3 को HF और H2SO4 के मिक्सचर के साथ इसे हीट किया जाए तो यहां पर BF3 बनेगा, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना, है ना, कि जब भी कभी आप इस मिक्सचर के साथ इसको हीट करोगे तो यहां BF3 बनेगा, है ना। तो B2O3 से रिलेटेड इतना है। अभी अपन बोरेक्स बी टेस्ट एक समझते हैं इसमें। देखिए बच्चों, अब आ जाते हैं अपन टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक एसिड को क्या है बनाने के एक्चुअली दो तरीके हैं, एक हम बोरेक्स से बनाते हैं और दूसरा कॉलेमेनाइट से। बोरेक्स से कैसे बनाएंगे, यहां पर बोरेक्स का क्या है एसिडिफिकेशन करा दें आप। यहां पर हम क्या कराते हैं एसिडिफिकेशन। तो जो आपके पास यहां पर HCl या H2SO4 कंसंट्रेट लें और वो इसमें मिला दें, तो यहां पर अपने पास जो आया वो सही मायनों में कंसंट्रेट HCl या H2SO4, यहां बोरिक एसिड बनेगा। और अगर उसकी चिंता होगी भाई इनका क्या हुआ, तो ये सोडियम का तुम्हें सॉल्ट मिल जाएगा, यहां NaCl और Na2SO4 ये मिल जाएगा यहां। दूसरा रहा करता है हम लोग कॉलेमेनाइट से बनाते हैं इसको। कॉलेमेनाइट से बनाने का जो इसका तरीका रहा करता है वो क्या रहता है, बाय पासिंग excess of SO2 gas through aqueous suspension of कॉलेमेनाइट। तो कॉलेमेनाइट जो हमारे पास है Ca2B6O11, इसमें से आप SO2 एक्सेस में पास करा दें तो एग्जैक्टली क्या होगा, एक तो बोरिक एसिड जो बोरान है वो बोरिक एसिड में चेंज हो जाएगा और जो कैल्शियम है हमारा वो बायसल्फाइड में चेंज हो जाता है। तो ये एक्चुअली रहा करता है। तो बोरिक एसिड बनाने के हमारे पास ये दो तरीके हैं। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, ये वाइट निडल लाइक है ना, सुई जैसी रहती है, उसके जैसा तो ये क्रिस्टलाइज होगा, अमार्फस सॉलिड होते हैं, हेक्सागोनल सिमेट्री वही जैसे आइस में रहती है, बीच में खूब खाली जगहें रहती हैं, इसमें ओपन स्पेसेस खूब रहते हैं, इसलिए इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ठंडे पानी में ये कम जो है घुलेंगे, है ना, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, बोरिक एसिड को अगर पानी में लें तो ये क्या होता है, इसके साथ समस्या ये है कि बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जब बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो नेचुरल है जैसे ही वाटर में अपन इसको मिलाएंगे तो जो वाटर के पास ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये उसे एक्सेप्ट करता है। तो इसके पास 3 OH जरूर हैं लेकिन ये इनका H+ नहीं देता, इसलिए याद रखें कि ये क्या है, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये H+ डोनर नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना तो ये अरेनियस एसिड है और ना ही ब्रॉन्स्टेड एसिड है, बल्कि क्या है ये लुईस एसिड है। तो यहां पर ये लोन पेयर इसको देगा, इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 होगी। अब आ जाती है वीक कैसे है, जरा वो समझ लो। जैसे इसको लेंगे आप, ये वाटर के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये अनस्टेबल रहता है, फिर ये चेंज हो जाता है इसमें BOH4 माइनस और यहां H+। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान दें, बोरान छोटा सा है, 4 OH उससे जुड़े हुए हैं, तो इनमें लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम मेनली कहां शिफ्टेड होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसीलिए क्या है ये वीक एसिड जैसा बिहेव करता है। अगर इसको स्ट्रांग बनाना है तो हमें वाटर सॉल्युबल पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलाना होगा जिसमें कम से कम एक ग्रुप इस तरह का होना चाहिए, वहां सिस ग्लाइकोलिक ग्रुप होना चाहिए। अगर होगा तो फिर यही स्ट्रांग एसिड के जैसा व्यवहार करने लगेगा। देखिए बच्चों,
यहां पर जो हमने क्या कहा था कि यहां पर अपने को जो है सिस डायोल है ना, सिस का मतलब सेम साइड में और डायोल का मतलब 2 OH, ये लगे होने चाहिए इसमें। तो ये इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, आप ग्लिसरॉल ले लें यहां पर, है ना, आप यहां कैटेकॉल ले सकते हैं, जो पान खाते हैं ना उसमें कत्था होता है ना, उसमें ये मिला रहता है, तो इसको आप ले सकते हैं। इवन आप सैलिसिलिक एसिड भी ले सकते हैं, इनमें से आप किसी को भी लें। ये जैसे ही आप उसमें मिलाओगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। देखो कैसे, इन सब में क्या कॉमन चीज है, सिस डायोल। आपने बोरिक एसिड जैसे ही पानी में लिया यहां, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए अपन ने, जो सिस डायोल वाला हुआ, पानी में बोरिक एसिड को मिलाया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहां से आपको क्या काम करना है, ये H2O हट जाएंगे यहां, और यहां पर हमारे पास जो बचेगा वो दरअसल क्या रहेगा इसमें, ये जो हमारे पास एनाइन बना ये मोर स्टेबल है किसकी तुलना में, ये जो पहले हमने एनाइन बनाया था ये वाला, ये लेस स्टेबल है। क्यों, साइक्लाइजेशन हुआ, इसी के कारण ये इक्विलिब्रियम जो मेनली रहा करता है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, समझ में आ रहा है। और जैसे ही ये बनेगा तो नेचुरल इसमें आएगी कमी, तो फिर उसको दूर करने के लिए क्या होगा, जो पिछला इक्विलिब्रियम हमने बनाया था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और इस तरह से बोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसको कभी टाइट्रेट भी करना है ना तो ये मिला के किया जाता है। तो बोरिक एसिड के केस में ये चीजें जरूरी रहती हैं। देखिए बच्चों, रिएक्शन विद HF क्या रहता है, अगर हम HF में बोरिक एसिड मिलाएं तो यहां टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड बनता है। और एक लास्ट इसका जो रिएक्शन बोरिक एसिड का है कि इसका टेस्ट कैसे करते हैं, तो देखो B से बोरिक एसिड, B से बोतल, इसको थोड़ा सा अल्कोहल लगवाओ, जैसे इसमें से अल्कोहल हम लोग मिलाते हैं, यहां पर कितने हैं OH 3, तो 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल, इसका H हटेगा और यहां पर जो बनेगा वो एक्चुअली ये रहेगा, इथाइल बोरेट। अब अगर माचिस की जलती हुई तीली इसके पास में ले जाएं अपन तो क्या होता है, इट बर्न्स विद ग्रीन एड्ज फ्लेम, इसकी जो किनारी रहती है वो हरे रंग की होगी। आप इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं। अगर मिथाइल अल्कोहल लोगे ना तो फिर ये बनेगा, इसे कहोगे मिथाइल बोरेट। ये इथाइल बोरेट से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ये और जल्दी आग पकड़ेगा, है ना। तो ये टेस्ट रहते हैं इसमें। आप इस तरह का टेस्ट बोरेक्स के लिए भी कर सकते हो, बोरेट के लिए भी कर सकते हो। बोरेक्स में पहले H2SO4 मिलाओ तो बोरिक एसिड बन जाएगा और फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। ये रहता है इसमें। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बोरेक्स। बोरेक्स क्या रहता है ऑलरेडी देखा होगा, नेचर में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसे आर्टिफिशियली बनाना चाहें तो एक तो कोलेमेनाइट से बनाते हैं और दूसरा बोरिक एसिड से। इसमें क्या रहा करता है, अगर एक्सेस ऑफ Na2CO3 अगर मिला दिया जाए, है ना, कोलेमेनाइट में जो है, इसमें अगर ये अपन मिला दें, ये एक्वस सस्पेंशन होगा इसका, तो यहां पर आप पाओगे कि CaCO3 एक तो ये रहेगा, CaCO3 के अलावा यहां बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट बनेगा। इसको हम फिल्टर करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये दोनों का मिक्सचर मिलेगा। तो जो इसमें सोडियम मेटाबोरेट होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन है,
इससे अगर CO2 पास कराएं, जो कहां से मिलेगी, जो रेसिड्यू मिला इसको अगर हीट करें तो यहीं से मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बोरेक्स में। ये हमारा बनाने का तरीका। सेकेंड है फ्रॉम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से देखिए ध्यान से क्या रहता है इसमें, यहां भी वही Na2CO3 मिला दें आप। जैसे इससे मिला के हीट करेंगे तो यहां पर एक तो बोरेक्स बनेगा H2O और साथ में CO2 रिलीज होगी। ये इसमें पूरा का पूरा रिएक्शन ये रहा करता है ना। तो ये ध्यान रखें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बाकी ध्यान रखें ये नेचर में अच्छा खासा खुद में मिला करता है। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला फिजिकल स्टेट, इट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। लेकिन दरअसल क्या रहता है, बोरेक्स तुम्हें क्या है, 3 फॉर्म में मिलता है। एक होता है ऑर्डिनरी बोरेक्स, ज्वेलर बोरेक्स और एक एनहाइड्रस फॉर्म। मेन हमारे ये काम का है। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये है Na2B4O7.10H2O। इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन रहता है वो सही मायनों में इस तरह से लिखा जाता है। आप अगर ध्यान से देखें यहां क्या नजर आया, .10H2O, तो अपने को ऐसा लगता है जैसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है 10H2O, जबकि यहां पर सही मायनों में क्या है, 8H2O है। अब इस तरफ आ जाते हैं अपन, यहां पर इसको अगर लिखेंगे आप Na2B4O7.5H2O, और इसे जब अपन और करके लिखेंगे इसमें तो Na2B4O7 OH का 4 और यहां .3H2O। तो सही मायनों में जो नजर आ रहा है ना, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, 10 नहीं होते, बल्कि यहाँ 8 और यहाँ 3। इसको अगर खुली हवा में छोड़ दिया गया तो ये भी इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारे सोने के जेवर होते हैं ना, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड के, तो उनमें जैसे कहा जाता है ना कि सब डलनेस आ गई तो बोले पॉलिश करेंगे, तो उसमें प्रैक्टिकली यही होता है कि ये पाउडर उस पर रगड़ा जाता है, तो उससे जो ऑक्साइड लेयर बन जाती है वो हट जाएगी और चमक बाहर आ जाएगी। इसके अगर स्ट्रक्चर को अपन बनाएं, जो इसमें ध्यान दिया होगा तुमने, ऑर्डिनरी बोरेक्स का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये देखो इस तरह का है। 4 अपन बोरॉन लें, चारों बोरॉन में जो है एक एक OH लगा दें। ठीक है, और यहां पर जो है आप इसको यूं भी ध्यान रख सकते हो, ये 4 नशेड़ी लोग बैठे हुए हैं, 20 बोतल, चारों के हाथ में एक एक बोतल, और इनमें शुरू में बहुत भाईचारे का वातावरण, आओ भाई आओ, तो एक एक ओ जो है इनके बीच में आप रखते चलें। अब आपने अगर नोटिस किया हो तो यहां Na+ है, 2 Na है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। एक आप इसको दे दें और एक इसको दे दें। अपोजिट में रहेंगे तो नेगेटिव चार्ज में क्या है, रिपल्सन कम होगा और एक को ये आ जाएगा। अब इसमें क्या रहा करता है, और वाटर बाहर ये है, बाहर बारिश हो रही है, ऐसे चाहे याद रखें। यहां पर ये वाला जो ऑक्सीजन है ये sp3 है, ये जो बाहर इससे जुड़े हुए हैं ये sp3 है, मतलब 1 2 और 3 ये sp3, और बाकी जितने O नजर आ रहे हैं वो सबके सब क्या होंगे, sp2। 2 बोरान इसमें sp2 हैं और 2 बोरान जिन पर माइनस चार्ज अपन ने लगाया वो sp3 है। तो हमेशा यहाँ किताबों में ये लिखा रहता है कि ईच बोरेक्स यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रायंगुलर यूनिट्स एंड 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, वो इसी हिसाब से नाम दिया गया है। भाई sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन कहीं हुआ तो उसके आसपास की ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और ये कैसी हुई, ये टेट्राहेड्रल। तो ये इस चीज को ध्यान रखें आप इसमें। देखिए बच्चों, क्या रहता है, जो हमारा बोरेक्स है व्हाइट पाउडर है ना, ठंडे पानी में कम घुलेगा पर गर्म पानी में ज्यादा घुलेगा। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करें तो 1 मोल ऑफ बोरेक्स जो है 5 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है। तो यहां पर देखो कैसे,
जब याद होगा इसमें बोरेक्स के अंदर का जो मेन पार्ट रहा करता है ना, जो स्फेयर के अंदर अपन लिख रहे थे, बना रहे थे ना, वो इस तरह का है। बाहर याद होगा Na+ का होल ट्वाइस लिख रहे थे, इधर वाटर। इनमें क्या रहा करता है, जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको याद होगा अभी स्ट्रक्चर जो यहां बनाई थी उसमें B और B, दो बोरॉन एटम के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ा था। तो BOB बॉन्ड आपने कितने बनाए थे? BOB जो लिंकेज थी टोटल, वो याद है आपने क्या की थी? बाउंड्री में 4 और एक अंदर थी, मतलब 5। तो आपको क्या रहता है, BOB जो है हमारे पास लिंकेज, उसमें कोई एक बॉन्ड तोड़ना होगा। तो ये 5 लिंकेजेस में क्या है, इस तरह से जो है, इसमें जो है आप जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो सही मायनों में होगा क्या, 5 जब बॉन्ड तोड़ेंगे, क्योंकि B और B दोनों को अलग अलग करना है, और एक वाटर वहां कंज्यूम होगा। नतीजा क्या होता है इसमें, जो इस तरह के बोरॉन है वो तो बोरिक एसिड में बदल जाएंगे, और जो ये वाले बोरॉन होते हैं जिनमें माइनस लगा हो, वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। आप स्ट्रक्चर से समझना चाहें तो यूं समझ सकते हो, यहां पर हम लोगों ने जो ये बनाया है, ये जैसे था। अब इसमें क्या रहेगा, ये ब्रेकअप हुआ, एक तरफ H एक तरफ OH, ऐसे ही आप इसमें तोड़ते चले जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अब यहां देखा होगा ये वीक एसिड, और ये नोटिस किया होगा आपने, ये इसी का क्या रहता है, ध्यान होगा आपने, सॉल्ट बनाया है। तो ये जो मिक्सचर होगा वो सही मायनों में ये एसिडिक बफर की तरह एक्ट करता है। तो ये हमारा क्या रहा करता है कि जो एक्वस सोल्यूशन है बोरेक्स का, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर भी यूज होता है ना, इसे ध्यान रखेंगे। देखिए जब क्या होता है, बोरेक्स का अपन 1 मोल लेते हैं तो इसमें 2 मोल ये बना, 2 मोल ये बना। कल को एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मोल बोरेक्स से रिएक्ट करने के लिए कितने मोल HCl या कितने मोल H2SO4 की जरूरत पड़ती है, तो देखो क्या होता है, HCl या H2SO4 क्या देगा, H+ किससे रिएक्ट करेगा, इस नेगेटिव आयन से। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1-, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक H+ चाहिए। तो 1 मोल बोरेक्स से हमें ये 2 मोल ये मिल रहा है, मतलब अपने को अगर इससे रिएक्ट करना है न्यूट्रलाइज तो अपने को 2 मोल तो HCl के चाहिए होंगे, और अगर H2SO4 ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 मोल H2SO4 की जरूरत पड़ेगी। ये है इस केस में। तो यहां पर ध्यान रखना, बोरेक्स और HCl का जो रेशियो है वो 1:2, और अगर बोरेक्स और H2SO4 का रेशियो लें तो 1:1। ये हमारे पास रहा करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें एक्शन ऑफ हीट। अगर इसको गर्म किया जाए तो बोरेक्स को क्या होता है, अगर इसको अपन हीट करते हैं लगभग 740 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर पूरा तो ये हट जाएगा, और ये दरअसल इसमें टूट जाता है, NaBO2 और B2O3। इसको पढ़ते हैं सोडियम मेटाबोरेट, और इसको पढ़ा जाता है बोरिक एनहाइड्राइड। और ये जो पूरा का पूरा है, ये एक्चुअली क्या होता है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल हटते हैं ना तो इसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, तो स्वेलिंग होती है ना। ध्यान रखें, बोरेक्स को जब हीट करोगे तो स्वेलअप होता है, एक लेयर बनती है ये वाली, और लेयर जो होगी ये ट्रांसपेरेंट होगी। इसको हम कहते हैं बोरेक्स बीड। बीड से हमारा मतलब है लेयर। तो ये ट्रांसपेरेंट होगी, कलरलेस होगी, ठीक है। और एक आगे चल के बोरेक्स बीड टेस्ट आप क्वालिटेटिव में पढ़ोगे 12th में, वहां ये सिखाया जाता है। इसके आगे फर्दर फिर हम सॉल्ट से इसको रिएक्ट कराते हैं, तो अलग अलग कलर मिला करते हैं, उनसे हम पहचान लेते हैं कि डी ब्लॉक का मेटल सॉल्ट कौन सा है। देखिए बच्चों, अगर कभी भी अपन बोरेक्स में HF और H2SO4 के प्रेजेंस में अगर इसको हीट किया जाए तो यहां पर BF3 बनेगा, है ना, ये ध्यान रखें, साथ में NaHSO4। लास्ट में इसमें एक आता है बोरेक्स बीड टेस्ट, जिसको आप वापस क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ोगे 12th में जो है,
देखो बोरेक्स बीट टेस्ट सबसे पहली बात है क्या, ये किसके लिए कंडक्ट कराते हैं अपन? इट इज कैरीड आउट फॉर कलर्ड डी ब्लॉक मेटल सॉल्ट। जनरली ये 3D सीरीज के मेटल रहते हैं जिनको हम पढ़ा करते हैं, क्रोमियम से लेकर कॉपर तक, ये उनका रहता है। प्रोसेस इसमें क्या रहता है, सबसे पहले एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं, ठीक, और वो वायर क्या करते हैं, उसको यूं टर्न करेंगे ताकि एक छोटा सा लूप बन के तैयार हो, बिल्कुल छोटा सा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, लूप को, इस लूप में जो है बोरेक्स पाउडर लपेटा जाता है, हाथ से नहीं करेंगे, इसको पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म किया और उसमें क्या होगा, इस वायर को ले जाएंगे और जैसे ऊपर नीचे करेंगे ना, वॉच ग्लास में ऑलरेडी बोरेक्स पाउडर पहले से रखा होगा तो ये इस पर लिपट जाता है। अच्छा क्या रहता है, देखा होगा जो फ्लेम होती है हमारे पास, फ्लेम के वैसे तो क्या रहते हैं, 4 टुकड़े रहते हैं, पर इसमें अभी तो अपने काम के लिए इतना सा समझ लो कि ये फ्लेम के क्या है, 2 हिस्से हैं। बाहर वाले को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। ये यहां रहा करता है। तो ये जो बोरेक्स बीट टेस्ट है पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कराते हैं और फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में कराया जाता है। जो आपने पढ़ते हो एस ब्लॉक के लिए हम क्या कराते हैं, फ्लेम टेस्ट, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है। तो ये जो क्या रहता है, तो जैसे ही अपन बोरेक्स को लपेटेंगे और गर्म करेंगे तो सबसे पहले यहां क्या होगा, बोरेक्स पाउडर को जैसे हीट किया गया, वही 740 डिग्री के सेल्सियस के आसपास, तो सबसे पहले यहां ये बनेगा, ये हमारे पास जो है ये बोरेक्स बीड, ये कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस। अब क्या होगा, जो मेटल सॉल्ट है उसको आप हीट करोगे, वो इसी के ऊपर रखा जाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा। भाई होता क्या है, जब बोरेक्स पाउडर को गर्म करोगे ना तो क्या होगा, वो फैलेगा, एक्सपैंड करेगा, तो इस पूरे लूप को कवर कर देता है, ऊपर से लेयर एक ट्रांसपेरेंट बनेगी। ये लूप इतना छोटा होना चाहिए कि माचिस की तीली उससे पास नहीं होनी चाहिए। ज्यादा अगर बड़ा हुआ तो फिर क्या होगा, वो लेयर पूरी नहीं बन पाएगी, कवर नहीं होगी, इसलिए जरूरी है लूप छोटा हो। अब क्या करते हैं, हम लेते हैं मेटल सॉल्ट, ये एक्चुअली होना चाहिए ऑक्सी सॉल्ट। जब आप इसमें हीट करोगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है, B2O3 के साथ ये हीट करोगे, ये हम किस में गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये वाली, जहां भी OF लिखा हो समझ जाए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये रिड्यूसिंग फ्लेम। जैसे इसको गर्म करोगे तो एक्चुअली यहां बनता है मेटल मेटाबोरेट, इसको हम पढ़ते हैं मेटल मेटाबोरेट। ये क्या है, एक कलर्ड बीड है, ये लेयर है। अब इसमें आप रिड्यूसिंग फ्लेम से इसको पास कराओ। अच्छा अलग अलग मेटल ये अलग अलग कलर देंगे। अपन सब जानते हैं डी ब्लॉक के मेटल की क्या है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम में ले जाएंगे। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गया तब तो नया कलर मिलेगा, और अगर नहीं बदला तो फिर वही कलर रहेगा। तो यहां पर क्या है, कलर मे और मे नॉट, चेंज, ये रहा करता है। देखिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन कॉपर का ही केस लें, ठीक है। अब कॉपर में अपन ने क्या लिया, कॉपर सल्फेट, जैसे इसको हीट किया गया, यहां पे CuO बना, SO2 और O2, CuO कंबाइन करेगा B2O3 के साथ, और यहां जो आ जाएगा वो ये है, इसमें ये क्या रहता है, एक ब्लू कलर की बीड होती है, जो लेयर होगी ना वो ये रहेगी। तो ये हमारी जो थी शुरू में जो बोरेक्स बीड मिली थी वो तो कलरलेस रही है, लेकिन ये कलर्ड है, कॉपर के केस में ये ब्लू होगी। जब आप इसे ये हीट कहां कर रहे हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में,
जब आप इसे रिड्यूसिंग फ्लेम में गर्म करेंगे तो यहां दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो इसमें बदल जाए, तो ये तो होगा कलरलेस, और हो सकता है ये इसमें। ऐसे ही यहां पर कोबाल्ट के केस में अगर लिया जाए तो वही कोबाल्ट का ऑक्सी सॉल्ट लो, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, गर्म करोगे कोबाल्ट ऑक्साइड बना। फिर ये B2O3 के साथ वही ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो ये यहां ये आ जाएगा कोबाल्ट का मेटाबोरेट, ये ब्लू कलर की बीड बनेगी। और जब आप रिड्यूसिंग फ्लेम में लेंगे तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, मतलब ब्लू कलर की बीड है वो ब्लू ही रहेगी। आसानी से आप याद रख सकते हो कि अगर बोरेक्स बीड टेस्ट में कभी ब्लू कलर की बीड बने तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए या तो कॉपर है या कोबाल्ट है। समझ में आ रहा है? या तो कॉपर है या कोबाल्ट है। तुम इसे बोल सकते हो काकू, ठीक, कि जब भी कभी बोरेक्स बीड टेस्ट में अगर ब्लू कलर की बीड बने तो तुरंत समझ जाना काकू ना, या तो कॉपर है या कोबाल्ट है। फिर वो कहेगा रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर चेंज हो गया तो का है, मतलब कॉपर, और अगर कलर चेंज ना हो तो कू है, मतलब कोबाल्ट। ये चीज इसके अंदर ध्यान रखें आप। ऐसे ही इस केस में अगर अपन इनको लें, आयरन का अगर केस लेते अपन तो फॉर Fe3+, तो Fe3+ में क्या रहता है, Fe2O3 प्लस B2O3, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आप गर्म कर रहे हैं तो यहां ये येलो कलर की, ब्राउन येलो लिखा रहता है किताबों में, बीड बनेगी। और अगर इसको अपन रिड्यूसिंग फ्लेम में ले गए तो फिर ये जो है इसमें बदल जाती है। ये क्या रहता है, बॉटल ग्रीन, माउंटेन ड्यू की बॉटल पीते हैं या स्प्राइट की, वैसा कलर हो जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हो। ऐसे कॉपर 3+ रहता है, उसमें क्या बनेगा, कॉपर के केस, क्रोमियम के केस में अगर लें तो ये बनेगा, ये ग्रीन कलर की बीड होती है। और जब आप इसे रिड्यूसिंग फ्लेम में ले जाओगे ना तो इसका कलर नहीं बदलता, यही रहेगा। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बोरेन्स। देखो कार्बन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं अपन, जैसे कार्बन का CH4, मीथेन, SI का साइलेन, ऐसी बोरॉन का जो हाइड्राइड है इनको हम कहते हैं बोरेन्स। इसमें बोरॉन और हाइड्रोजन सिर्फ दो ही तरह की चीजें होंगी। ये दो तरह की सीरीज में हम रखते हैं, BnHn+4, BnHn+6। इसमें अगर चलें n की वैल्यू आप अलग अलग रखोगे, जैसे 2, 5 है ना, ऐसी 4, 5 ये मिलेंगे अपने को। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है जो अपने को मेनली पढ़ना है वो कौन है, डाइबोरेन। ये क्या है, BH3 का डाइमर है। इसको बनाने का क्या तरीका रहता है, जनरली बोरॉन हैलाइड को रिड्यूस कर लो, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन यूज करें, LiH करें, NaBH4 करें, LiH4 करें, आराम से उससे ये डाइबोरेन बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ अब अपने पास ये आ जाता है, हमारा इंटरेस्ट होता है जो एग्जाम में मेनली पूछते हैं कि सब लैब में और इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं। तो लैब में हम क्या करते हैं, NaBH4 का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना और ये रिड्यूसिंग एजेंट बना। तो NaBH4 का ऑक्सीडेशन I2 के साथ। इंडस्ट्रियल मेथड में हम क्या करते हैं, BF3 को NaH से रिड्यूस करते हैं तो डाइबोरेन बनता है। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन क्या है, इट इज ए कलरलेस गैस, बॉइलिंग पॉइंट देखिए बहुत कम 183 K, ये हाईली रिएक्टिव। इसको क्या रहता है कि अगर अपन गर्म करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये हायर बोरेन्स में बदल जाएगा। अगर इसे अपन कंबशन कराएं, जला दें, तो B2O3 और H2O, और यहाँ देखो हीट जो है ये बहुत ज्यादा रिलीज होती है, पर मोल देखो 2160 किलो जूल। तो यहाँ पर ये हीट बहुत ज्यादा रिलीज होने के कारण इसे हम एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिसिस में लें, B2H6 को अगर अपन हाइड्रोलाइज करें तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड और हाइड्रोजन रिलीज होगी। जब आप अल्कलाइन मीडियम में कराओगे तो यहां भी हाइड्रोजन रिलीज होगी, लेकिन यहां बनता है पोटेशियम मेटाबोरेट। अगर अल्कोहल लिया जाए तो यहां सेम, यहां BOH होल थ्राइस था, यहां BOR थ्राइस, मतलब अल्काइल बोरेट, ये यहां पर बन के तैयार होगा।
इनमें से क्या रहा करता है, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और एक ये जो तुम्हारे को दे रखा है, ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने काम के नहीं है। इसका जो जरूरी रिएक्शन है वो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी। देखिए बच्चों, क्लोरीनेशन इसका जो है अगर कराएं अपन HCl के साथ, तो जो टर्मिनल हाइड्रोजन है इसका, है ना, वो हटेगा। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने बॉन्डिंग के टाइम बनाई है ना, अभी वापस बना के मैं समझा दूंगा। अगर Cl2 के साथ इसको रिएक्ट कराते हो तो ये बनेगा BCl3, यहां पे ये रहेगा और ये HCl में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर आ जाते हैं कि आप सबसे पहले जरा इसकी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगला हम लोग पायरोलिसिस कराएंगे इसकी, है ना, वो फ्यूजन कराएंगे, तो एक बार सिमेट्रिकल फ्यूजन होगा और एक बार अनसिमेट्रिकल। देखो इसका तरीका क्या रहता है, दो बोरॉन, जैसे आप इसको बोर्ड को मान लो, बोर्ड के बीच में यहाँ एक बोरॉन, यहाँ एक बोरॉन, यहाँ, और बोर्ड के जो चार कोने होते हैं ना उनमें एक एक H रखा हो, तो दो बोरॉन और चार H जो रखे हैं ये एक प्लेन पर होते हैं। इन हाइड्रोजन को जो कॉर्नर पर है हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। दोनों बोरॉन के बीच में एक हाइड्रोजन यहां बाहर की तरफ आगे आ जाएगा और एक पीछे की तरफ, मतलब ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। जो B2H6 है हमारा, ये नॉन प्लेनर है। यहां पर हमारे पास ये चार H तो ये हो गए, है ना, इन्हीं की बात मैं कर रहा था। ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। अब हमारे पास दो H बचे। समस्या ये है कि बोरॉन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उसने यूज कर लिए, एक बचा है, 2 यूज कर लिए, एक बचा है। तो अगर अपन बनाएं तो नेचुरली ये बॉन्ड बन गया और ये बन गया, लेकिन यहां हमें जोड़ना है, तो फिर क्या रहता है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। स्पेशल टाइप का जो बॉन्ड बनाते हैं अपन, वो दरअसल ये रहा करता है कि एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसकी, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसकी, एक इसकी और एक इसकी, ये चारों मिल करके फिर 2 नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं और जिनका शेप बनाना जैसा होता है। इसीलिए हम लोग इसको बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये है हमारा एक्चुअली बनाना बॉन्ड। ध्यान से देखो, यहां मैं वापस रिपीट कर देता हूं, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसकी, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसकी, एक इसकी और एक इसकी, ये चारों कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके सिर्फ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। 2 क्यों, इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के 4 ही हैं, तो आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो ये आ जाएगा यहाँ। इन हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये मत मान लेना ऑक्टेट पूरा हो गया। ये लुईस एसिड जैसा ही बर्ताव करते हैं। ये हाइड्रोजन अलग है, ये अलग है। अब होता क्या है, इनकी अगर अपन बॉन्ड लेंथ देखें, सपोज ये बॉन्ड लेंथ x है, यहां से यहां बॉन्ड लेंथ y है, तो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा वो ये रहेगा। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं तो θ1 जो होगा वो θ2 से बड़ा होगा। तो ये कुछ बातें जरा ध्यान में रखें। अब इनमें क्या होता है, जब फ्यूजन करोगे ना तो 2 तरह का होता है, या तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, अगर इस तरह का टूटेगा तो 2 BH3 अलग अलग हो जाएंगे, तब तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल फ्यूजन। और दूसरा एक क्या रहता है, इसके जो टूटने का तरीका है, इसके टूटने का तरीका दूसरा ये रहा करता है इसमें कि अनसिमेट्रिकल फ्यूजन होगा। ये अनसिमेट्रिकल फ्यूजन सही मायनों में क्या रहा करता है, इसमें ऐसे टूटेगा, BH2 प्लस अलग और BH4 माइनस अलग। तो अब अपन ये देखेंगे कब ये वाली फ्यूजन होगा और कब ये वाला फ्यूजन होगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछताछ इसमें बहुत की जाती है। अच्छा ध्यान रखें, यहाँ पर हर बोरॉन जो है ये sp3 है। ये जो आप बनाना बॉन्ड बना रहे हो ना, इसको सिग्मा बॉन्ड जैसा ही ट्रीट करना है जब भी कभी बात चले, ठीक है बच्चों। अनसिमेट्रिकल फ्यूजन कैसा होगा, ये अमोनिया 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, ये लोग ये देते हैं। तो होता ये है
कि डाइबोरिन से जब ये कंबाइन करेंगे तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, BH2 प्लस और BH4 माइनस बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये इस तरह से जुड़ जाएगा। ऐसे जुड़ेगा। इसी तरह से 1 डिग्री अमीन भी जुड़ेगा और ऐसे ही 2 डिग्री अमीन जुड़ेगा। अब आ जाते हैं इसमें सिमेट्रिकल फ्यूजन जो है। अच्छा याद रखें, किताबों में वो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं B2H6.2 अमोनिया। तो याद रखें ये यहां आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और अगर इसको फर्दर हीट कर दिया गया तो ये फिर ये बोराजीन में कम चेंज हो जाता है। बोराजीन को ही हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। जब हम इनऑर्गेनिक वर्ड कभी बोले ना तो समझ जाए कर उसमें कार्बन नहीं होगा। कार्बन के अड़ोस में कौन, बोरान, और पड़ोस में नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में। तो जितने कार्बन हो आधे बोरान से रिप्लेस कर देते हैं और आधे नाइट्रोजन से। इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे, पहले ये समझ लें जरा। अब इसमें आ जाता है सिमेट्रिकल फ्यूजन आपको कहां कहां मिलेगा। सिमेट्रिकल फ्यूजन तुम्हें मिलेगा विथ 3 डिग्री अमीन। ये हो, CO हो, PF3 हो, ईथर दिया हो, थायो ईथर हो, इस तरह के कंपाउंड्स के साथ ये। तो उसमें क्या रहता है, एग्जैक्ट इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। यहां पर इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल यूं लो और ऐसे जोड़ देना। ये आ जाएगा इसमें, है ना, 3 डिग्री अमीन। तो पर्टिकुलर इनको ध्यान रखें। इनऑर्गेनिक बेंजीन देखो क्या बनाओगे, जैसे आप बेंजीन बनाते थे ना वैसे ही बनाओ। बस याद ये रखने कि यहां कार्बन नहीं है, कार्बन की जगह क्या आएंगे, नाइट्रोजन और बोरॉन। बोरॉन से बोरॉन नहीं जुड़ेगा, बोरॉन से नाइट्रोजन जुड़ेगा, है ना। बस इस चीज का ध्यान रखो। हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दो। अब ये लोन पेयर इसको देगा नाइट्रोजन, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा दूं तो इस पर प्लस आ जाएगा, माइनस, ये फॉर्मल चार्ज है ना। तो ये देखा होगा ये पाई बॉन्ड हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये भी एरोमेटिक है, पर ये उतना अच्छा एरोमेटिक नहीं होता जितना कि बेंजीन है। इसीलिए क्या होता है, इसकी आदत होती है, नॉन पोलर नहीं है, ये रिएक्टिव बेंजीन से ज्यादा है, एडिशन रिएक्शन देना पसंद करता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, से बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखिए बच्चों, B2H6 के कुछ और रिएक्शन क्या रहा करते हैं, जैसे एक्सेस ऑफ अमोनिया में कभी हीट करें अपन 200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, तो बनता है बोरॉन नाइट्राइड, है ना। इसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर ध्यान हो, ग्रेफाइट जब आप बनाते हो ना तो याद होगा हेक्सागोनल लेयर्स है, बिल्कुल हूबहू वही बनानी है, बस सेम वही चीज याद रखनी है। बोरॉन नाइट्रोजन से जुड़ेगा और नाइट्रोजन बोरॉन से, ऐसे आप बना लो। यहां पे ये इससे आप जोड़ना चाहो, है ना, तो जितना चाहो तो इसको बढ़ाते चले जाओ, है ना। इस तरह से नाइट्रोजन से ये आ जाएगा, एक एक यहाँ पे बॉन्ड, है ना। तो ये इस तरह का रहेगा, ऐसी एक और लेयर बना देना। तो सेम वही रहता है जैसे ग्रेफाइट आपने बनाया था ना। और याद रखिए यहाँ पर ईच बोरॉन sp2 है और ईच नाइट्रोजन जो है ये sp2 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वैसे यहाँ भी लेयर्स होती हैं, वही सब कुछ सेम रहेगा। आ जाते हैं अगला रिएक्शन, देखो ये हमारा क्या है, इसको बोराजीन भी कहते हैं, इसे बोराजोल भी बुलाते हैं। बोराजीन, बोराजोल, और इसी को इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इससे स्टीम पास करा दें या पानी गर्म के साथ गर्म करके मिला दिया जाए तो ये आपस में रिएक्ट करके बोरिक एसिड और अमोनिया
B2H6 को अगर आप रिड्यूस करो जैसे सोडियम के साथ या LiLH, तो यहां NaBH4 या LiBH4 बन जाता है। ये हमारा डाइबोरेन में इतनी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां रहा करता है कि बोरॉन के हाइलाइट्स का हाइड्रोलिसिस जो आप कराते हो, तो चलिए उसको देखो समझे। इसका मैकेनिज्म एक्चुअली क्या रहा करता है कि जो हाइड्रोलिसिस कंडक्ट होती है ना, उसका रूल है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर देगा किसको, सेंट्रल एटम की वैकेंट ऑर्बिटल को। जैसे ही इसको देगा लोन पेयर, तो ये दरअसल क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहता है अनस्टेबल, तो यहां पर ये HX ये हट जाएगा यहां से, और ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। यही काम फिर 2 बार होगा, वाटर फिर ऐड होगा, फिर यहां से HX हटेगा, तो ये एक्चुअली यहां BOH होल थ्राइस बन जाएगा। इसे मैं समराइज करके अगर लिखूं तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं कि BX3 में ओवरऑल 3 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट किए, और ये रहा इसमें, ये इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि ये जो बोरिक एसिड बना इसमें HF, स्पेशली क्या समस्या आती है कि जब तुम फ्लोरीन लोगे, सेम इसी तरह से ये रिएक्शन हुआ, बोरिक एसिड बना, और बोरिक एसिड बनने के बाद ये 3HF, ये HF इससे कंबाइन करता है, तो यहां HBF4 बनेगा। ये जो हमारे पास HBF4 बना, इस रिएक्शन होने के कारण, अब आप जरा इसको कंपेयर करो, ये पहला वाला तो हाइड्रोलिसिस है, पर ये हाइड्रोलिसिस नहीं है। मतलब आउट ऑफ 4 BF3 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हो रहा है और बाकी 3 नहीं हो रहे। मतलब हाइड्रोलिसिस सिर्फ 25% हो रही है, सो द्वारा 75% मॉलिक्यूल सेकेंड वाला रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस तरह का रिएक्शन Cl, Br और I में नहीं होगा, वहां इस तरह का कोई ये स्ट्रक्चर नहीं बनता। HbCl4 हो, है ना, या आए अपने पास HbBr4 हो, या HbI4 हो, इस तरह की चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए क्या पाओगे, BCl3, BBr3 और BI3, इनके केस में आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला रिएक्शन मिलेगा देखने को। इस तरह का ये रिएक्शन आपको ये वाला देखने को नहीं मिलेगा। तो BCl3, BBr3 और BI3 की हाइड्रोलिसिस तो कंप्लीट होती है, लेकिन BF3 की हाइड्रोलिसिस कंप्लीट नहीं होती। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखें, है ना, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर यहीं पर एक चीज और समझ लो, AlCl3 क्या होता है, अगर ये सॉलिड है या मोल्टन स्टेट में है, तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये कोवलेंट है। ये किस फॉर्म में रहता है, Al2Cl6। जब ये सॉलिड या लिक्विड होगा तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही इसको तुम पानी में मिलाओगे, ये क्या होता है, इट बिकम्स आयनिक। ये क्या रहता है, आयंस में टूट जाएगा। इसको वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, तो Al3+ हाइड्रेटेड और Cl- हाइड्रेटेड। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है। और एक और चीज, पानी में जब आपने इसको मिलाया तो यहां हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है, हाइड्रेशन। ऐसे गैलियम क्लोराइड में भी होगा, इंडियम में भी होगा और थैलियम में भी होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, एग्जाम में पूछते बहुत हैं इसको। AlCl3 जो रहा करता है इसमें, इसको सबसे पहले आता है बनाएंगे कैसे। तो यहां जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन रहता है, इसको जो बनाने का तरीका रहता है वो ये है, Al हो या Al2O3 हो या AlOH होल थ्राइस हो,
इसमें आप डाइल्यूट HCl मिला दें। एल्यूमिनियम सल्फेट मिला बनाना हो तो H2SO4, जैसे इसको मिलाओगे तो यहां एक्चुअली ये बनेगा AlCl3, ये एक्वस होगा। और आप अगर इसको इवापोरेट करोगे तो इसको इवापोरेट करने के बाद जो अपने को मिलेगा वो एक्चुअली इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे, ये क्रिस्टल्स मिलेंगे। और अगर तुम इसे एनहाइड्रस में बदलना चाहते हो, सीधे कभी गर्म मत करना है, नहीं तो हाइड्रोलिसिस होगी। यहां हम क्या करते हैं, हॉट HCl वेपर्स, इनको हम लोग पास कराते हैं और उससे ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl3 में, एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं साहब मुझे डायरेक्ट एनहाइड्रस बनाना है, तो फिर इसका जो तरीका रहा करता है, आप Al2O3 लें, कार्बन लें और ड्राई बिल्कुल है ना, वहां कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। आप इसको जो है Cl2 पास कराएं और अच्छे से गर्म करें, तो यहां AlCl3 अपने को मिलेगा एनहाइड्रस। ये इसमें इनका जो प्रॉपर्टीज के मामले में अगर अपन बात करें, मेन इसमें रिएक्शन जो रहा करता है इंपॉर्टेंट वो ये है, AlCl3 में आप एक्वस NaOH मिलाओ, एक्वस अमोनिया मिलाओ, दोनों ही केस में AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें भी और इसमें भी। अगर हम इसमें इसको मिला दें और ज्यादा एक्सेस में, तो ये क्या ठहरा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड। ये एसिड में भी घुलेगा और बेस में भी। तो जब आप इसे बेस में लोगे ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये रहता है अनस्टेबल, एक लूज कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। इसको याद है हम लोग क्या पढ़ा करते हैं, इसको पढ़ते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये आ जाएगा यहां। अगर इस केस में अपन एक्वस अमोनिया और लें तो आगे यहां कुछ नहीं होने वाला। तो याद रखें, यहां पर ये या ये मिलाएं तो पहले व्हाइट जिलेटिनस बोलें आप, क्रिस्टलाइन ब्रिटर वर्ड नहीं है, यहां बोलें व्हाइट जिलेटिनस, जेली जैसा रहता है एक्चुअली है ना, ये बन के तैयार होगा। एक्सेस में लेंगे तो ये अनस्टेबल और उसके बाद ये आ जाएगा, है ना। तो AlCl3 में ज्यादा है नहीं पढ़ने के लिए, इतना है। इसकी एक स्ट्रक्चर जरा समझ लो, होता क्या है, अगर गैसियस स्टेट में है ये, तब तो ये, लेकिन अगर ये सॉलिड या लिक्विड में हुआ तो फिर ये डायमर फॉर्म में रहेगा। ये ऐसे, ये अपना लोन पेयर इसको देगा और ये इसको देगा, इस तरह की ये स्ट्रक्चर बना करती है इसमें, है ना। तो ये ध्यान रखें, Al2 जो Cl6 होगा वो ये, Al यहाँ sp3, जब sp3 है तो आप भी जानते हो क्या होगा, ये नॉन प्लेनर, है ना। इतनी चीजें इसमें ध्यान रखें।